दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था की नई क्लास स्टार्ट होने चल रही है। तो देखिए भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग विषय है और भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एक अलग विषय। कभी विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे क्या दोनों में अंतर है। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अंतर्गत आप अनुच्छेद की बात करते हैं, लेकिन जब आप राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में जो संविधान लागू है उस लागू होने के परिप्रेक्ष्य में अन्य चीजों की भी बात करनी पड़ती है। संविधान के परिप्रेक्ष्य से संविधान से सवाल बनता है, लेकिन राज्य व्यवस्था में अन्य तथ्यों को भी शामिल किया जाता है। खैर अपनी भी जगह है वो। तो आज हमारा 151वां लेक्चर है। इसके पहले सर 150 लेक्चर में आपने क्या पढ़ाया भाई, पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाई गई। मौका दीजिए और पढ़िए जाकर पीछे, ठीक है। और 4500 सवाल हिस्ट्री में पढ़ाए गए। आज हम 4501 से अपनी कहानी को शुरू करेंगे और सीधे आगे बढ़ेंगे और 4530 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। टॉपिक कौन सा हमने स्टार्ट किया, तो पहला टॉपिक हमने चुना है संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा देखिए, अगर इसके पीछे आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना चाहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना चाहते हैं, 1793 का एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1833 का एक्ट हो गया, 1853 का एक्ट हो गया, 1858 का एक्ट हो गया, 1861 वाला एक्ट हो गया, 1892 का एक्ट हो गया, 1909 का हो गया, 1919 का हो गया, 1935 का हो गया, 1947 का हो गया। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पहले ही इसे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर दिया है, ठीक है। फिर से वही सब सवाल पढ़ाऊंगा, मजा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि रिपीटेशन ना हो। वैसे भी बड़े लगन के साथ हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है, तो जिन बच्चों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत वाली क्लास देखा होगा उसने रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित तमाम सवालों को भी देखा होगा और बहुत अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ा गया। तो आज मैं अपने टॉपिक में उस टॉपिक को हटा करके, यानी भारत का संवैधानिक विकास जो हम पढ़ते हैं उसको हटा करके अपनी कहानी हम शुरू करेंगे संविधान सभा से। वैसे संविधान सभा की चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त हो रहा था तो वहां हमने संविधान सभा की चर्चा किया था, लेकिन इस संविधान सभा की चर्चा में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें भी हम लोग पढ़ा जाएगा। किस तरह के सवाल आएंगे परीक्षा में, मान लीजिए परीक्षा में सवाल दे दिया कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने 1895 में संविधान के गठन की मांग की थी। सर क्या इसके गठन की मांग 1895 में भी हो गया था? हाँ, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में हो गया था, लेकिन किसने किया था? अगर सवाल परीक्षा में आए तो क्या आपके पास इसका जवाब है? या अगला सवाल दे दे कि नेहरू समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। बच्चा जानता है कि नेहरू समिति का रिपोर्ट नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था और मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू मत बताइएगा, लेकिन कब? तो ये सवाल थोड़ा सा कठिन बन गया। या फिर भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कौन सी योजना बनी, किस योजना को आधार बनाया गया, या संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? इस तरह के सवाल आए अगर परीक्षा में, क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर ना भी पता हो तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज अपनी क्लास में इसी तरह के सवालों पर हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। तो अब तक दोस्तों हमारी तरफ से कौन कौन सी चीजें लॉन्च कर दी गई हैं। एक तो दोस्तों हिंदी का फाउंडेशन बैच दोस्तों आ चुका है, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों को हिंदी के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री में दोस्तों याद रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आ चुका है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा न्यू बैच है दोस्तों वो हम 2 न्यू बैच बना रहे हैं अब, तो याद रखेंगे इंडियन पॉलिटी का न्यू बैच है और यूपी स्पेशल का न्यू बैच। ये यूपी स्पेशल क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल से कई सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब तो दोस्तों पीसीएस में एक नया जो है आपका सब्जेक्ट भी जोड़ दिया गया यूपी स्पेशल, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल पर भी हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो 2 नए बैच पर अब हम काम करना शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द ये दोनों नए बैच आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास मौका है, जो बैच लॉन्च हो चुका है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतने शानदार तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है कि उसका कंपेयर आप कहीं से भी कर लीजिएगा, आपको हमेशा प्लस ही मिलेगा कि स्टडी 91 में जो चीजें मिलती हैं वो औरों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों आज हमारा 151वां लेक्चर है। 4501 से लेकर 4530 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे और हम पढ़ने चल रहे हैं संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को। पहला सवाल और अपने आप में डिफिकल्ट सवाल, क्या लिखा है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने 1895 में संविधान के गठन की मांग की। जी हां दोस्तों, वो भी कब? 1895 में ही। तो याद रखेगा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने मांग किया था। किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने दोस्तों सबसे पहले मांग किया था। ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था, ठीक है। दोनों बातें याद रखिएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, 1895 वही वर्ष है जिस वर्ष लाला लाजपत राय जी ने क्या खोला था दोस्तों? इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया था। किसका? इलाहाबाद बैंक की इलाहाबाद नहीं भाई, इलाहाबाद कर रहा हूं,
कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक था? ये पंजाबी थे, लाला लाजपत राय कहां से बिलोंग करते थे? पंजाब से, तो पंजाब नेशनल बैंक। गलती हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1895, वही साल है। आगे लिख रहा है कि दिल्ली में कब हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान सभा की मांग की गई। यह सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? यह दिल्ली में हुआ था। और जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसी तरह से यह सर्वदलीय सम्मेलन भी होता था। और यह सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? दिल्ली वाले में। तो याद रखेगा, फरवरी 1923 ईस्वी में। कब दोस्तों? फरवरी 1923 ईस्वी में यह सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और पहली बार दोस्तों उसमें संविधान सभा की मांग की गई थी उस दल के द्वारा। कहां पर? दिल्ली में। एक क्वेश्चन और इसी संबंधित है, लिख रहा किस पार्टी ने, जब कभी सवाल पार्टी से संबंधित पूछ दे कि 1924 में किस पार्टी ने संविधान सभा की रचना हेतु संवैधानिक विचार प्रस्तुत किया, तो याद रखेगा वो पार्टी था स्वराज पार्टी। कौन था दोस्तों? स्वराज पार्टी। आप सभी को पता होगा स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया है? तो याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने। किसने किया दोस्तों? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने किसकी स्थापना किया है? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। और उसी स्वराज पार्टी ने पहली बार क्या किया दोस्तों? इस संवैधानिक सभा के बारे में विचार किया। आगे एक सवाल सुनिए, लिख रहा है किसकी अध्यक्षता में, बताना दोस्तों कि किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1925 में दिल्ली में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष प्रारूप बिल पेश किया गया था। पहली बार प्रारूप बिल किसके अध्यक्षता में पेश किया गया था? तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। अच्छा, बच्चों के सामने इस तरह के जब मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, तो मुझे पता बहुत सारे बच्चों के जवाब भी गलत होंगे, क्योंकि आप ना जब कभी प्रारूप बिल के बारे में पढ़ते हैं तो आपके मन में हमेशा उत्तर आता है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, लेकिन गलत है। अगर सवाल कभी इस तरह से टेक्निकल तरीके से पूछा जाएगा और तब भी अगर आप अपना जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रारूप समिति के बारे में जो आप सोच रहे हैं ना, वो बहुत आगे चल के, जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद की घटना है, ठीक है। जब संविधान सभा बन जाएगा उसके बाद की घटना है प्रारूप समिति बनना, ठीक है। ये प्रारूप बिल जो प्रस्तुत किया जा रहा है पहली बार 1925 सन, देखिए 1925 की बात करेगा और दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन की बात करेगा, तब आप महात्मा गांधी बताइएगा। लिख रहा है साइमन कमीशन द्वारा भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती मिलने के बाद 1928 में बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन, ये किस समिति सर्वदलीय सम्मेलन में किस समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो पहली बार यहीं पर नेहरू समिति बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? नेहरू समिति बनाई गई। इस नेहरू समिति ने बाद में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया। अगला सवाल भी वही लिख रहा है कि नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? बच्चा बच्चा जानता है कि 1928 में नेहरू समिति बनी थी, लेकिन रिपोर्ट कब आया ये लोगों को नहीं पता। याद रखें दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकता है, बताएगा 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और जिस साइमन कमीशन की बात आया था, अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो क्या बताएंगे? गठन पूछेगा तो 1927 बताइएगा, गलती मत कीजिएगा। और पूछ दे दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया, तब क्या बताएंगे? 1928 बताएंगे। दोनों अच्छे से सवाल याद रखेंगे। गठन हुआ था 27 में, भारत आया था 28 में, इसलिए इसका विरोध चल रहा था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सिर्फ अंग्रेज सदस्य थे, तभी इसका विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और इसी विरोध प्रदर्शन में याद रखेगा लाठीचार्ज हुआ था, जो लाठीचार्ज सैंडर्स ने किया था और उसी लाठी से चोट लगा था लाला लाजपत राय जी को, तभी दोस्तों उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये सब कहानी जानते होंगे आप, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा कांग्रेस ने किस वर्ष संसदीय बोर्ड की स्थापना किया था, ये आपको बताना है। तो संसदीय बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया, ठीक है। देखिए हर एक पार्टी अपना संसदीय बोर्ड बनाती थी। ये संसदीय बोर्ड से मतलब है नहीं कि भारत में संसद का निर्माण हुआ, नहीं। भारत में संसद का निर्माण तो दोस्तों जब संविधान सभा बन जाती है, उसी संविधान सभा को कन्वर्ट कर दिया जाता है संसद के रूप में। वो तो दोस्तों बात की घटना है। यहां जो संसदीय बोर्ड की बात कर रहा है, संसदीय बोर्ड मतलब जिस तरह से संसद द्विसदनात्मक होता है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके सामने कार्रवाई किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस संसदीय बोर्ड में कन्वर्ट की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 1940 में ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत पहली बार संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से क्या किया था? स्वीकार किया था। और किसने स्वीकार किया था? याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। कब किया था? 1940 में किया था। और किसके तहत दोस्तों? तो याद रखेगा पहली बार जो स्वीकार किया गया
वो आया था उस समय अगस्त प्रस्ताव। क्या आया था दोस्तों? उस समय आया था अगस्त प्रस्ताव, और उसी के तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि चलिए ठीक है, एक संविधान सभा बनाई जाए। लेकिन अब भारत में संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कौन सी योजना थी? तो याद रखेगा, उसको गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना थी। आगे चल के जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में वो दोस्तों आधार बनी, और इसमें कुल 3 लोग भारत आए थे। कौन कौन भारत आया था दोस्तों? तो याद रखेगा, सर पैथिक लॉरेंस भारत आए थे, सर पैथिक लॉरेंस भारत आए थे, एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे, एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे, और कौन आया था दोस्तों? स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आया था, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। ये क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैबिनेट मिशन की बात कर रहा हूं, तो इसको भी फोकस करके आप याद रखेगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनते हैं परीक्षा में, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दिक्कत ये नहीं कि आपको आता नहीं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन कंफ्यूजन में उत्तर आपके गलत हो जाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सवाल जैसे पूछा, पढ़िए ध्यान से, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एक सवाल ये दिया है। दूसरा सवाल दिया कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? दोनों अलग अलग सवाल हैं, और बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूजन में होंगे। याद रखिएगा, कभी भी आपसे संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछे तब आप क्या बताएंगे? BN राव का नाम लीजिएगा। किसका नाम लेंगे आप? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? याद रखेंगे, बेनेगल क्या नाम था? ध्यान से पढ़िए, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ये भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन अगर आपसे औपचारिक रूप से प्रतिपादन की बात कर दे कि संवैधानिक सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तब आप बताइएगा दोस्तों MN रॉय। किसका नाम बताएंगे? तब आप बताएंगे MN रॉय का नाम, ठीक है। MN रॉय का नाम क्या था दोस्तों? मानवेंद्र नाथ राय था। क्या नाम था दोस्तों? मानवेंद्र नाथ रॉय था। याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो दोनों अलग अलग जवाब हैं। आप जल्दीबाजी के चक्कर में ना आप MN राव और BN राव के मध्य अंतर ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके ज्यादातर उत्तर क्या हो जाते हैं? परीक्षा में गलत हो जाते हैं। जब आप चीजों को पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है, संविधान सभा के 389 सदस्य। याद रखेगा, जब मुस्लिम लीग अलग नहीं हुआ थे तब की बात बता रहा है। कह रहा है संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे। उसमें से कितने सदस्य प्रांतों से आने का प्रस्ताव रखा गया था? कितने सदस्यों को प्रांतों से आने का प्रस्ताव रखा गया था? तो इस 289 में से 296 सदस्य, कितने? 296 सदस्य ये कहां से आ रहे थे दोस्तों? प्रांतों से आ रहे थे, ये भी याद रखेगा। और बाकी के सदस्य कहां से थे? तो देशी रियासतों को भी शामिल किया गया था ना, तो बाकी देशी रियासत से आ रहे थे। इस तरह जिसे याद रखेंगे, कितना हो जाएगा? 296। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389 है। और कितने प्रांत से आ रहे हैं? तो 296 प्रांत से आ रहे हैं। लिख रहा है, संविधान सभा में 93 सदस्य दोस्तों कहां से आ रहे थे? तो 93 सदस्य ये देशी रियासत से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? ये आपके देशी रियासत से आ रहे थे। आप देखिए, आपने पीछे लिखा 296 में आप 93 जोड़ के देखिए कितना होगा? 6 3 9 9 9 18। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मैं क्लास लेते हुए आगे बढ़ गया 2 क्वेश्चन और फिर मैं आपको बता नहीं पाया। तो देखिए, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में कुल मेंबर तो 389 थे, और 93 मेंबर जो थे दोस्तों वो आपके देशी रियासत से आए हुए थे। 296 मेंबर जो थे वो आपके कहाँ से आए हुए थे? तो वो आपके प्रांतों से आए हुए थे। तो यही 296 और 93 को आपने जोड़ दिया तो 389 आ गया। यही तो समझा आपने। अगला सवाल जो हमसे पूछ रहा था कि देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता था, उनका चयन कैसे किया जाता था? तो याद रखेगा, उनका चयन हमेशा परामर्श के आधार पर किया जाता था। इस संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जो परामर्श होता था, उस परामर्श से इन देशी रियासतों के मेंबर को चुना जाता था, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल था कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो केवल और केवल दोस्तों 299 रह गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग यहां से हट गई, ठीक है। तो 389 से संख्या घटकर कितनी हो गई? 299। पहले कितनी थी? 389। इसमें 93 और 296 याद रखेंगे जोड़कर हमने प्राप्त किया था। तो समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल बनते हैं। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी आई हैं, उसमें आपकी अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें आई हैं। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो हमारे पेड प्रोग्राम है, जो हमारी किताबें हैं, ये हमेशा दोस्तों आपको याद दिलाएंगे कि हम लोगों से अलग कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा
होगा सर किताबें ले कैसे? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑफलाइन आप मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, या फिर अमेजन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। आइए यहां पर देखिए, लिख रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? क्या सवाल दिया दोस्तों, किसने भाग नहीं लिया? तो भाग न लेने वाले लोगों में दोस्तों खास करके 3 लोगों का नाम आता है। एक तो दोस्तों हैदराबाद रियासत के जो है प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। इसी को बाद में जोड़ने के लिए दोस्तों यहां पर भारत सरकार ने आजादी के बाद क्या चलाया दोस्तों, ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया दोस्तों, ऑपरेशन पोलो चलाया। सैनिक कार्यवाही के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जूनागढ़ था, क्या था दोस्तों, जूनागढ़, ये गुजरात में था। यहां पर दोस्तों फिर से क्या कराया, जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह के आधार पर यह आकर जुड़ गया। और तीसरा था जम्मू कश्मीर। कौन था दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों राजा हरि सिंह थे, वो बाद में संधि समझौता करके आके शामिल हो जाते हैं। बाद में ये समझौता कर लेते हैं नेहरू जी से, और इस तरह से इसको भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से छूट दे करके, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो हैदराबाद पर ध्यान देना है। परीक्षा में ऐसे मिलेगा सवाल। अगला सवाल दे रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो संविधान सभा चुनी गई थी वो किस आधार पर चुनी गई थी? तो दोस्तों वो भी परामर्श के आधार पर ही, या परामर्श नहीं सॉरी, उसको तो दोस्तों वर्गीय मताधिकार पर चुना गया था। किसको? वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुना गया था, ठीक है। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव किया गया था उसके सदस्यों का। लिख रहा है संविधान सभा के सभी निर्णय, दोस्तों जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? तो पहले उन पर बहस चलता था, सब लोग जब उस पर सहमत हो जाते थे, अपनी सहमति दे देते थे, तो सहमति के बाद उसका निर्णय लिया जाता था। तो आप कह सकते हैं सहमति एवं समायोजन से, सहमति एवं समायोजन से क्या किया जाता था, यहां पर निर्णय लिया जाता था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। पहले बहस होता था, सब लोग अपनी अपनी राय रखते थे, उस राय के आधार पर जब अगला पॉइंट रखा जाता था, जब उस पे लोग अपने सहमति दे देते थे, तब जाकर कुछ चीजें लागू होती थी। लिख रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी? पहली बैठक की बात कर रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो उसी दिन तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। याद रखेंगे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसी दिन क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों चुना गया था। याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। क्या थे दोस्तों? ये वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए दोस्तों इनका चुनाव किया गया था। ठीक 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर को, ठीक है। कब? याद रखेगा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद 9 को चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा ने किसे अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों क्या चुना गया? यहां पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। और आगे चल के ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। इनका घर कहां था दोस्तों? ये बिहार के रहने वाले थे, पटना के निवासी थे, ठीक है। लिख रहा नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो फिर से 2 दिन बाद। याद रखेंगे जैसे आपने पहला घटना था 9 दिसंबर को, दूसरा 9 दिसंबर वाली घटना में क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसी तरह से 2 दिन बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने किया है? तो नेहरू जी ने, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक सवाल आता है कि संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? भाई ये प्रस्तुत करने की तिथि है, ठीक है। ये प्रस्तुत करने की तिथि है कि आपसे सवाल पूछे प्रस्तुत कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकार किया गया? तो याद रखेंगे 22 जनवरी। अब 22 जनवरी, अब देखिए 1946 में प्रस्तुत किया गया, तो सिंपल सी बात है 1946 मत करिएगा, यहां पर 47 आ जाएगा। 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसे संविधान सभा के समक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 1 और 1 11। याद रखेंगे कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। किसके दोस्तों? संविधान सभा के, ठीक है। कितने अधिवेशन पूछेगा तो कितने कहेंगे? कुल 11 अधिवेशन, ठीक है। पूछ दे कितने वाचन हुए हैं? वाचन अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? 3 वाचन हुए, ठीक है।
3 बार दोस्तों ये वाचन किया गया, ठीक है, और उसी में सारा फैसला लिया गया। लेकिन संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई है, तो उसी 1 और 1 11 के आगे दोस्तों 4 लगा दीजिए। वैसे 1 1 2 होता है, लेकिन आप 1 1 4 कर दीजिए, तो कुल 114 दिन तक दोस्तों क्या चला है, दिन लिख दीजिए आगे, 114 दिन बहस हुआ है, ठीक है। और पूछे संविधान बनने में कितना समय लगा है, पूरा संपूर्ण संविधान बनने में, तो आपने पढ़ा है 2 साल, क्या पढ़ा दोस्तों, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। ये दोस्तों कुल समय की बात होती है, ठीक है। लेकिन आज संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दिया गया, ये राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों कब मान्यता दिया गया, तो याद रखेंगे 22 जुलाई को। कब दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 जुलाई। हर चीज में दोस्तों जनवरी आता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज वाले में 22 जुलाई याद रखेगा, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों 3 जून 1947 जो था, उस दिन दोस्तों डिसाइड हो गया था कि अब बंटवारा होगा, विभाजन होगा, ठीक है। ये माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों विभाजन कर दिया गया। आगे आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को दोस्तों सहमति मिल गई। किसकी सहमति मिल गई, तो याद रखिएगा सम्राट की सहमति मिल गई, ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनकी सहमति मिल गई। तब ये डिसाइड हुआ जब सहमति मिल गई झंडा बनाया जाए फहराने के लिए, और तब जाके झंडा बना है। इस तरह से याद रखेंगे। संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप दोस्तों कब तैयार किया था, तो ये प्रारूप दोस्तों ये मंत्रणा शाखा के द्वारा अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया है, अक्टूबर 1947 में ये पहला प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, किसका, संविधान का, ठीक है। लिख रहा है संविधान का प्रथम वाचन दोस्तों कब हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुल कितने वाचन हुए हैं, कुल 3 वाचन हुए हैं, जिसमें से दूसरा वाचन सबसे लंबे समय तक चला है। पहला, इस सवाल को पढ़ने के बाद देखिए बच्चे फिर से परेशान हो सकते हैं कि अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया। पहली बार तो हस्ताक्षर 26 नवंबर को किया गया, अंतिम बार दोस्तों हस्ताक्षर कब हुआ है, तो अंतिम बार पूछेगा तो बताएगा दोस्तों 24 जनवरी को अंतिम बार। देखिए अगर ऐसे आप जो 26 नवंबर पढ़ते हैं ना, ये 26 नवंबर को दोस्तों संविधान को अंगीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, तो यहां पर भी हस्ताक्षर किए थे बहुत सारे लोगों ने। लेकिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार हस्ताक्षर किया गया। ये जब कभी अंतिम बार पूछेगा तब जवाब दीजिएगा। पहला वाचन दोस्तों 4 से 9 नवंबर को हुआ था, और कब, तो याद रखिएगा 46 में बताइएगा, 46 तो संविधान सभा है, 47 में आजादी मिली, 48 में दोस्तों ये वाचन हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। बीच में फिर से कैमरे का दिक्कत आ गया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, 1-2 दिन के लिए दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आज संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित कर दिया गया, देखिए यही जो संविधान सभा थी उसी को भारतीय संसद मान लिया गया, और ये परिवर्तन दोस्तों कब किया गया, तो याद रखिएगा ये वही डेट है दोस्तों जिस डेट को स्वीकार किया जा रहा है, 24 जनवरी को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को ही क्या कर दिया गया, उसी को भारतीय संसद मान लिया गया। जो हमारी संविधान सभा थी जो पहली बार बनी थी, बाद में उसी को हम भारतीय संसद मान्यता दे दिया गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों पुनः यहीं पर समाप्त होता है। बाकी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पिछले बहुत सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, वहां इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो दिक्कत है इसे हम थोड़ा सुधार लेंगे, बट थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, और ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। आप पढ़िए इन किताबों को लेकर के, हमारी ई बुक को लेकर के, और जो हमारा फाउंडेशन बैच है एक बार मौका दीजिए। अगर नितिन सर पे भरोसा है, आपको लगता है कि नहीं इनसे पढ़ने के बाद चीजें समझ में आती है, और एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं ताकि परीक्षा के दृष्टि से कुछ भी ओझल ना जाए, तो दोस्तों आप हमारे फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन करिए, यही कहना चाहूंगा। बाकी एक बार ज्वाइन करने के बाद ना आप खुद ही 10-20 लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि नहीं आप आओ इसको पढ़ो, यहां से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप खुद करोगे, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।